स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। तो आज की ये रिकॉर्डेड क्लास है। आप सभी को पता है मैं बाहर गया हुआ हूँ, तो ये रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, बाकी सब लाइव कर लेंगे। तो आज हम जानेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारा स्टार्ट हो गया है, तो आज हम सबसे पहले भाग 1 के बारे में जानेंगे। भाग 1 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो प्रस्तावना मैंने आपको बता दिया, हिस्ट्री मैंने पूरी आपको बता दी, समिति में कौन कौन लोग थे वो सब मैंने आपको बता दिया। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, लागू हो गया है ना। वहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन का कई सारे भाग है, ये भी मैंने आपको बता दिया कितने भाग है, कैसे कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। तो आज हम सबसे पहले भागों में बांटा गया, 22 भाग है, याद रखना 22 भाग है। अभी बढ़ भी गए हैं तो हम 22 लेकर चलेंगे अभी फिलहाल। तो 22 भाग है, तो 22 भागों में से आज हम भाग 1 के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। भाग 1 में क्या क्या है, तो भाग 1 में आपको 4 आर्टिकल मिलेंगे। आर्टिकल यानी अनुच्छेद। आर्टिकल कितने हैं, 4 आर्टिकल है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। ये 4 आर्टिकल है। इन 4 आर्टिकलों में क्या क्या लिखा हुआ है एक एक करके जानते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 1 के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। देखो मैं आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, तो भाग 1 के बारे में जान लेते हैं क्या है क्या नहीं, और इसमें अगर आपको चेंजिंग करना है तो संविधान संशोधन करना है तो कैसे होता है और यहाँ पर क्या क्या काम होता है इन आर्टिकल में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। यह आर्टिकल किससे रिलेटेड है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से रिलेटेड है, यानी कि पूरे देश और उसके देश के अंदर जो राज्य है उससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा टॉपिक है। तो भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का विवरण दिया गया है, किसमें, जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। यह भाग भारत की संघीय संरचना, संघ और उसके राज्य की सीमाओं और उसके नामांकन से संबंधित है। यानी कि अगर सरकार को, केंद्र सरकार को अगर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है ना, कोई राज्य अपना क्षेत्र किसी को देना चाहता है या किसी का राज्य क्षेत्र अपने क्षेत्र में शामिल करना चाहता है, जैसे 16वां संविधान संशोधन हुआ था, आप जानते हैं, तो उसके बारे में कैसे हुआ वो संशोधन, तो वो सारी चीजें इसमें आएगी। संघ के संघीय संरचना, संघ और उसके राज्य की सीमा से संबंधित है। आपको समझ में आया ना, संघ संरचना यानी केंद्र की पूरी संरचना, और संघ और उसके राज्य क्षेत्र की सीमाओं से संबंधित जो भी बातें हैं वो सारी की सारी भाग 1 में कही गई है। तो एक एक करके जानते हैं पूरे आर्टिकल को, क्या लिखा है पूरे आर्टिकल में। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 1 के बारे में पढ़ते हैं। भारत अर्थात भारत ही लिखा हुआ है इसमें, लेकिन इसमें इंडिया लिखा होगा, है ना। ये भारत लिखा हुआ है, अर्थात भारत यानी इंडिया कर लेना, इसको इंडिया होगा, ये इंडिया भी कहते हैं इसको, क्योंकि इंग्लिश में होगा, मैंने ट्रांसलेट किया होगा तो उस वजह से आ गया होगा, है ना। नहीं ठीक है, भारत और राज्य, ठीक है, वो डबल था, मेरे को मिस्टेक हो गई, दोबारा से बता देता हूँ। भारतीय राज्य संघ लिखा हुआ है, मुझे भारत या इंडिया में कंफ्यूजन थी, ठीक है, वो सही लिखा हुआ है। भारत अर्थात भारतीय राज्यों का संघ, यानी कि भारत और उसके राज्यों का संघ, यानी पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं उनका संघ की बात कर रहा है। तो भारत एक देश है पूरा का पूरा, और इसमें क्या है, राज्य हैं जिसको संघ की अवधारणा दी गई है। भारत क्या होगा, भारत संघ है एक। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्य का एक संघ है, भारत एक राज्यों का संघ है, यानी कि राज्यों को मिलाकर एक देश यानी यूनियन है पूरी की पूरी। इसका तात्पर्य यह है कि भारत एक संघीय ढांचे की संघ है, यानी केंद्र में, जैसे मोतियों की माला होती है ना, तो राज्य क्या है, मोती, और उस माला को जो पिरोया गया वो माला क्या है, वो केंद्र है। तो मोतियों की माला है हमारा क्या, देश, मोतियों, यानी सभी राज्यों की माला है, मोतियों की माला हमारा देश, जिसमें राज्यों का एक समूह संघ होता है। राज्य यानी जितने भी राज्य हैं उनका एक समूह होता है। क्षेत्रीय सीमा, अब इसमें क्षेत्रीय सीमा भी आर्टिकल 1 की बात कर रहा हूं। आर्टिकल 1 में क्या क्या लिखा है, आर्टिकल 1 में तो ये बात लिखी है, यूनियन ऑफ इंडियन स्टेट, तो ये याद रखना है, इसको अच्छे से समझ लेना। अब क्षेत्रीय सीमा क्या है, इसमें भारत के क्षेत्र के 3 हिस्सों में बांटा गया है। अब भारत को 3 हिस्सों में बांटा गया है, भारत के क्षेत्र के आधार पर भारत को 3 हिस्सों में। एक तो राज्यों के क्षेत्र, यानी कि स्टेट, राज्य के क्षेत्र, याद रखना, एक एक करके समझना।
राज्य, जैसे आपका यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, ये क्या है? राज्य। राज्य के बारे में बात करता है। एक करता है केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र, यानी कि जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, ये क्या नाम है आपका, अंडमान निकोबार हो गया, ये क्षेत्र। और एक ऐसे अन्य क्षेत्र जिन्हें भारत में शामिल किया जा सकता है, ऐसे अन्य क्षेत्र जिनको भारत में शामिल किया जा सकता है, ये तीसरा पॉइंट ये हो गया। तो आपको समझ में आया, राज्य और केंद्र शासित देश दो, और एक ऐसे अन्य क्षेत्र जिन्हें भारत में शामिल किया जा सकता है, जैसे पीओके है ना, तो इनको भारत में शामिल किया जा सकता है, पाक अधिकृत है, उनको भारत में शामिल किया जा सकता है। तो ये वाले क्षेत्र, ऐसे अन्य क्षेत्र जिन्हें भारत में शामिल किया जा सकता है। तो ये तीन बातें इसमें लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि भारत न केवल वर्तमान राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मिलित करता है, बल्कि भविष्य में जोड़े जा सकने वाले अन्य क्षेत्रों को भी क्या करता है? शामिल करता है। यानी कि भविष्य में अन्य क्षेत्र भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, बांग्लादेश के साथ हमने एग्रीमेंट किया, तो बांग्लादेश के कई हिस्सों को हमने किसमें शामिल किया? अपने देश में शामिल किया, आपको पता होगा। और कुछ हिस्सा भारत भी बांग्लादेश को दे सकता है समझौते के आधार पर। तो ये वाली बात आपको समझ में आई, आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 1 में ये सारी बातें लिखी हुई है। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 2 यानी आर्टिकल 2 के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 2 में क्या लिखा हुआ है? तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना करना, या तो किसी राज्य को, जैसे कि बिहार को अलग करके कुछ एमपी का हिस्सा लेकर कुछ लेकर एक नया राज्य बना दे, या तो ऐसा हो सकता है। यानी कि कुछ राज्य का हिस्सा जैसे मध्य प्रदेश से निकाल दिया, कुछ हिस्सा यूपी से निकाल दिया, कुछ झारखंड से ले लिया, कुछ छत्तीसगढ़ से ले लिया, ऐसे कई स्टेटों से कुछ एरिया निकालकर एक नई स्टेट का निर्माण करना, या फिर कुछ हिस्सा किसी स्टेट को दे देना। जैसे कि एमपी का कुछ हिस्सा दिल्ली को अगर दे दिया जाए, है ना, ऐसी आवाज उठ रही है कि पश्चिमी यूपी को दिल्ली में शामिल कर लिया जाए। तो ऐसा अगर होता है तो वो सारी चीजें किसमें होगी? आर्टिकल 2 में होगी। यह अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है। देखो, अधिकार किसको है? संसद को है। यहाँ पर राज्य विधानसभा को अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। यही क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना एक एक चीज। जब तो कह रहा हूं, डिटेल में जब आप एक चीज को पढ़ते हैं ना, तो जीवन में कोई आदमी आपको बरगलाएगा नहीं। आप क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, आपको लगता है पास हो जाएंगे। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ लो। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी बुक है जो मुझे लगता है भारत के अनपढ़ व्यक्ति को भी पता होनी चाहिए। तभी तो आपको कोई भी नेता आएगा, झूठ बोल के चला जाता है और आप मान लेते हो। जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन पॉसिबल है क्या? होगा ही नहीं। आप देख लेना, मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं, ये होएगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। कैसे हो जाएगा आप बताओ? मेजोरिटी कितनी चाहिए? आपको पता है ना, मेजोरिटी 1/3 मेजोरिटी चाहिए, और फिर भारत की कम से कम 50% स्टेट से ये पास होना चाहिए। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी आप, अब सरकार के पास मुद्दा नहीं है, मुद्दे पे बात नहीं करेगी, इसी तरह के बीच बीच में डोज आपको दे देती है, ताकि आप इन्हीं मुद्दों में उलझे रहो। 1 इलेक्शन 1 वो। देखो, डेमोक्रेसी क्या होती है आप समझ रहे हो ना? डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। भारत का जो लोकतंत्र है ना, विश्व में सबसे मजबूत लोकतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ इलेक्शन होते रहते हैं, समय समय पे पता लगता रहता है कि किसकी सरकार है, किसकी नहीं। कभी पंचायत चुनाव है, कभी विधानसभा चुनाव है ना, कभी लोकसभा चुनाव है। तो चुनाव भारत में होते रहते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे राज्य का जो लोकतंत्र है एक मजबूत लोकतंत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ समय समय पर सत्ता बदलती रहती है। तीन स्तर पर चुनाव होते हैं, एक लोकसभा का, एक राज्य आपका विधानसभा का, और एक आप क्षेत्रीय चुनाव। जैसे शहरों में होंगे तो नगर निगम का चुनाव, गांव में होंगे तो पंचायत का। अब इन सबको एक साथ कर दिया जाएगा तो आप समझ रहे हो ना, फिर गड़बड़ा जाएगा, फिर आपके अधिकारों का हनन हो सकता है। तो इसलिए ऐसा होना पॉसिबल है, क्योंकि सरकार को भी पता है उनकी ना राज्यसभा में मेजोरिटी है ना लोकसभा में मेजोरिटी है। और मेजोरिटी कितनी चाहिए आपको पता है ना? अगर एनडीए गठबंधन को भी मिला ले तब भी उनकी मेजोरिटी नहीं बैठती है कि इस बिल को वो पास करा सकें। लेकिन कुछ लोगों को बताने के लिए हाँ सरकार ऐसा कर सकती है, तो इस तरह के लाया गया है बिल, ताकि आप इन मुद्दों में उलझे रहो। लेकिन फिर भी अगर हो भी जाता है ना, तो ये सक्सेसफुल भारत में नहीं होगा, किसी अन्य देश में हो सकता है। क्योंकि भारत में आप समझ रहे हो ना, केंद्र, स्टेट और फिर आपका लोकल बॉडी, तो इतने बड़े और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सोचो। जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र तक का चुनाव एक साथ नहीं हुआ।
आप समझ रहे हो ना, 2-3 स्टेट का चुनाव नहीं होता है एक साथ, पूरे भारत में अगर चुनाव होगा तो सोचो कितने चरणों में चुनाव होगा। 3-3 महीने तो हमारा इलेक्शन चलता रहता है लोकसभा का, तो सोचो उसमें कितने इलेक्शन होंगे, विधानसभा का भी होगा, लोकल बॉडी का भी होगा, और 100 दिन के अंदर आपको लोकल बॉडी का कराना है। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे हो गया भाई? लोकसभा का और आप विधानसभा का एक ही साथ इलेक्शन कराएंगे, एक ही साथ इलेक्शन कराएंगे, तो लोकल बॉडी के लिए आपने 100 दिन दे दिए, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे हो गया? तो ये तो सेकंड हो गया ना, लोकल बॉडी का फिर 100 दिन के अंदर आपको चुनाव कराना है। तो कई सारे मुद्दे हैं, मुझे ये स्कीम अच्छी नहीं लगी पर्सनली। अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, और कोई आप लोगों को भी कहे तो इंटरव्यू वगैरह में, तो एकदम से इसके पक्ष में मत खड़े हो जाना, है ना। आपको इसकी आलोचना करनी पड़ेगी। एकदम से अगर आपसे इंटरव्यू में पूछता है तो आप कभी भी इसके समर्थन में बात एकदम से नहीं करेंगे। कुछ अच्छी बातें आप कह सकते हैं कि हाँ इसमें कुछ अच्छी बातें हो सकती है, तो उसके बारे में आप कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से इसके सपोर्ट में नहीं खड़ा होना। आ जाते हैं अपने मुद्दे पे, आर्टिकल 2 पे। तो अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है, याद रखना, राज्य विधानसभा को अधिकार नहीं है, केवल संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर भारत में नए राज्यों को शामिल कर सकती है, नए राज्यों को शामिल कर सकती है, नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। यानी संसद के पास यह अधिकार है कि वह भारत के संघ में नए राज्यों को शामिल करने, पहले से बने राज्यों के हिस्से को पुनर्गठित कर नए राज्यों का निर्माण करना। तो इसमें एक और बात याद रखना, ये तो मैंने अपने देश के राज्य की बात कही, लेकिन किसी और राज्य को भी शामिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा है ना, वो भारत में शामिल होना चाहता है, जैसे मणिपुर भारत में शामिल होना चाहता है ना, मणिपुर होना चाहता था तो भारत में शामिल कर लिया गया। असम भारत में शामिल होना चाहता था, असम को शामिल कर लिया। तो कोई भी देश या कोई भी राज्य अपनी स्वेच्छा से भारत में शामिल होना चाहता है तो उसके लिए हमारे गेट खुले हैं, कोई भी भारत को ज्वाइन कर सकता है। भारत के गेट सबके लिए खुले हैं, जिसका मन करता है भारत को ज्वाइन कर लो, है ना। भारत का हिस्सा कोई भी देश बन सकता है जो भारत के आसपास है। तो ये वाली बात कह रहा है, जब भी तो कह रहा है ना, भारत के संघ में नए राज्यों को शामिल करने या पहले से बने राज्यों को पुनर्गठित किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं आर्टिकल 3 के बारे में जान लेते हैं। राज्यों के निर्माण और उनके क्षेत्र सीमा के नाम में परिवर्तन। अब देखो यहाँ राज्यों के निर्माण और उनके क्षेत्र और सीमा और नाम में परिवर्तन। अभी देखो समय समय पर नाम में परिवर्तन होता है ना, होता है या नहीं होता। मद्रास का कर्नाटका कर दिया, है ना, मद्रास का नाम बदल दिया, कलकत्ता का नाम बदल दिया, है ना। तो इस तरह से नाम बदलते रहते हैं, तो वो नाम बदलने की बात अलग है। तो यह अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है कि वह निम्नलिखित कार्य कर सकती है। क्या क्या कर सकती है? एक राज्य के क्षेत्र को विभाजित करके एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। क्या कर सकती है? एक राज्य के क्षेत्र को विभाजित करके, कोई भी राज्य है उसमें 2 या 3 अलग राज्य बना सकती है। जैसे आपने देखा यूपी को काट के क्या बनाया गया, उत्तरांचल बनाया गया था ना। हाँ, पहले उत्तरांचल, फिर उसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, कोई राज्य या किसी की राज्य की सीमा में भी परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कुछ हिस्सा दिल्ली में शामिल कर लें, है ना, कुछ हिस्सा पंजाब का हरियाणा में शामिल कर लें, राजस्थान का हरियाणा में कर लें। ऐसा हो सकता है ना, जैसे यूपी का एरिया कुछ एमपी को दे दे, कुछ दिल्ली को दे दे, कुछ उत्तराखंड को दे दे। तो इस तरह से वो परिवर्तन भी कर सकता है। अब आगे क्या कहता है, थर्ड में क्या कहता है, किसी राज्य का क्षेत्र छोटा या बड़ा करना। किसी राज्य के क्षेत्र को छोटा या बड़ा भी कर सकता है। किसी राज्य का नाम बदलना है, जैसे किसी का नाम बदल दिया, जैसे मैंने आपको बताया ना, शायद उत्तरांचल नाम था, उसके बाद उसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। तो ऐसे नाम में परिवर्तन कर सकता है। जैसे हरियाणा का नाम बदल दे, जैसे उत्तर प्रदेश का नाम बदल के कुछ और रख दे तो ऐसा हो सकता है। आप उसके बारे में आप चिंता नहीं करेंगे, सरकार ऐसा कर सकती है। हालांकि इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को संसद में लाने से पहले राज्य की विधानसभा से विचार विमर्श किया जाना आवश्यक है। अगर इसमें आर्टिकल 3 में अगर कुछ चेंज होता है तो राज्य विधानसभा से क्या लेंगे, हम लोग सलाह ले सकते हैं। विचार विमर्श किया जाना आवश्यक है। इसके क्षेत्र का नाम परिवर्तन प्रस्तावित है, जिसके क्षेत्र का नाम प्रस्तावित है तो राज्य की विधानसभा से डिस्कशन किया जा सकता है। तो आर्टिकल 3 में ये सारी बातें कही गई है। सबको समझ में आ रहा ना? एक एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ।
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनने वाले कानून। अब अनुच्छेद 4 क्या कहता है उसके बारे में बता रहा हूं। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनने वाले कानून संविधान संशोधन की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। आपको पता लगा? कह रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। ऐसे कानून को संसद सामान्य कानून से पारित किया जा सकता है, न कि संविधान संशोधन के रूप में। ये सामान्य तरीके से संसद से पास किया जा सकता है। इसके लिए आपको 368 का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है। 1/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए, 50 अबव मेजोरिटी चाहिए, मैक्सिमम वोट चाहिए, 50 से अबव वोट चाहिए। अगर मिल जाएंगे तो ये पास हो जाएगा। और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल आप चेंज नहीं मानेंगे, इसको संविधान संशोधन नहीं कहा जाता, ये भी याद रखना। ये नॉर्मल तरीके से हो जाता है, अमेंडमेंट इसको नहीं कहा जाता है। सबको समझ में आया? इसलिए आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ जब बना, झारखंड बना, है ना, ये जितने भी राज्य बने आपको ये संविधान संशोधन में नहीं मिलेंगे। जब भी आप संविधान संशोधन चेक करते हैं, भारत में कितने संविधान संशोधन में, क्या आपको कभी भी किसी राज्य के बारे में पता लगा? किसी राज्य का नाम बदल दिया हो, कोई राज्य नया बना हो? तो ये सारे के सारे संविधान संशोधन प्रक्रिया में आते हैं। जो मेरी प्लेलिस्ट है ना संविधान, ये इंडियन पॉलिटी वाली, उसमें जो पहली क्लास है ना, उसमें मैंने आपको बताया है कि साधारण प्रक्रिया से कैसे संविधान में संशोधन होता है, यानी सामान्य प्रक्रिया क्या होती है, संसद की सामान्य प्रक्रिया क्या होती है। तो उसके बारे में आप मेरी फर्स्ट क्लास में देख लेना। उसमें मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि 368 क्या होता है ना, कैसे संविधान संशोधन होता है और सामान्य तरीके से कैसे चेंजिंग लाया जा सकता है। तो ये सामान्य संशोधन होगा, इसको संविधान संशोधन नहीं बोला जाता है। आपको समझ में आया? किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। तो निष्कर्ष में हम देख लेंगे, मतलब ओवरऑल आर्टिकल 1, 2, 3, 4 को मिलाकर ये पूरा का पूरा भाग 1 क्या कहता है, ये पूरा भाग 1 आपको करा रहा हूँ। भाग 1 भारत के संघीय ढांचे की नींव रखता है। अब देखो, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 1 से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखेंगे यही भाग है जो भारतीय संघ की नींव रखता है। अभी आपने देखा ना, भारतीय संघ की नींव रख रहा है, जो स्पष्ट करता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा और संसद को यह अधिकार होगा वह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण, पुनर्गठन, नामांकन कर सकती है। और यह भाग भारत की संघीय प्रकृति और संसद के अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। जैसा आपने देखा अभी जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्यों बनाया? यही आर्टिकल है, यही भाग 1 है जिसके आधार पर ऐसा किया गया है। अब आपको समझ में आया? इसके लिए 1/3 मेजोरिटी की भी जरूरत नहीं है ना, ये तो सामान्य तरीके से पास हो सकता था, तो इसको पास करा दिया गया। सबको समझ में आया? भाग 1 में क्या क्या लिखा हुआ, चारों आर्टिकल मैंने करा दिया। अब पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत की बुक है या अन्य बुक होगी, वहां पर पूरा डिटेल में इसको दे रखा होगा। मेनली यही बातें पूरे भाग 1 में कही गई है। तो आज की क्लास ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना ताकि कोई भी व्यक्ति आपको मूर्ख ना बना सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने पढ़ा है तो कोई भी व्यक्ति आपको पागल नहीं बना सकता कि सरकार ऐसा कर दे वैसा कर दे। आपको अधिकार पता होंगे, सारी नॉलेज होगी। सरकार कोई भी पॉलिसी लाती है तो आपको पता होगा कि सरकार इसको पास भी कराएगी या नहीं कराएगी, है ना। तो सारी नॉलेज होगी। कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति आपको मूर्ख नहीं बना सकता है। कोई अनपढ़ व्यक्ति भी है ना, उसको भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए क्योंकि वो बराबरी की बात करेगा। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या सरकार कोई पॉलिसी लाती है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज आपके पास है तो कोई भी व्यक्ति आपको मूर्ख नहीं बना सकता। और इंटरव्यू बोर्ड में भी जब आप बैठेंगे तो एक एक तर्क को बड़े अच्छे तरीके से आप रख पाएंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लेना। ऐसी नई वीडियो आपके सामने आती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना और ज्वाइन बटन ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।